फिर कोई और दूसरा पूछ लेना। हाँ 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 पूछे, आप तो बोलो। हमारे स्वामी विवेकानंद के नाम से किया है क्योंकि स्वामी विवेकानंद युवाओं का प्रेरक है और अगर उनके नाम से रखेंगे और इसमें छात्रवृत्ति युवाओं को दी जाती है, इसलिए हमने युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए और इस नाम को हमने स्वामी विवेकानंद रखा है। दूसरा, आपने पूछा है कि पहले 500 विद्यार्थी थे, अब हमने इसमें 300 विद्यार्थी विदेश में और 200 विद्यार्थी हम देश के अच्छे संस्थानों में यहाँ पे अध्ययन के लिए किया गया कि जिससे कि हमारे गरीब तबके के लोग यहाँ भी उसका अध्ययन कर सकें। मानिए सर, 300 संख्या रखी आपने विदेश की। हमें विवेकानंद जी के नाम पे ऐतराज नहीं है, हम धन्यवाद देते हैं आपको, लेकिन आप कोई नया काम कर लेते। क्यों राजीव गांधी जी का नाम, हमारी स्कीम का नाम चेंज करके और फिर नाम रखो, उस पर आपत्ति है। आपको एक नई स्कीम बनानी चाहिए थी और उसको ब्रॉड करते और जनता के अंदर मैसेज जाता। इनको मंत्री दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं, सदस्य मंत्री जी, आपने कहा कि विदेश में विदेशी स्टूडेंट की संख्या 300 और आपने उत्तर में लिख रहे हो कि विदेश में एजुकेशन लेने वाले की संख्या 308 है। तो ये कैसे फर्क है? फिर 8 किसकी मेहरबानी से आ गए, या आपने अपनी मेहरबानी पे रख लिया? और पिछले एक साल में जब से हम आपकी सरकार आई है, कितने लोगों को लाभान्वित होने से वंचित रख दिया गया, कितने लोगों के पैसे रिलीज नहीं हुए, ये भी एक संख्या जानकारी आपने 308 बताया। ये 308 24-25 नहीं, आप कह रहे हो ना अभी, सुन लीजिए। तो हमने पहले जो 23 और 24 के विद्यार्थी थे और 23 और 24 के और 24 और 25 के, तो वो भी इसमें सम्मिलित है। अभी हमने जो पात्र है जिनको दी गई है, इसलिए ये 308 है। अगला प्रश्न है, वो इसमें शामिल है, तो इसका मतलब आपने 300 नहीं दिए। अगर पुराने शामिल हैं तो जो 300 देने चाहिए थे वो नहीं दिए, इसका मतलब भाई 308 कैसे हुए? अगर पुराने शामिल है इसमें, आप कह रहे हो पुराने शामिल है, तो पुराने शामिल है तो इसका मतलब नए 300 नहीं मिले, नए 300 को लाभ नहीं। ऐसा है, इस साल का प्रोसीजर अभी चालू है। अभी हमने जो पात्र आए हैं उनको दिए हैं, ये अभी तो प्रोसेस चालू है, अभी बंद नहीं किया पोर्टल, और आज भी हम पोर्टल चालू है। जितने भी हमारे जो देश में हमारे पास 57 आए हैं अभी देश के, लेकिन कमी के कारण हम और सारी जितने इंस्टीट्यूट है उन इंस्टीट्यूटों में अवेयरनेस के लिए सारे डायरेक्टर से वीसी करेंगे और उनको इसकी अवेयरनेस के लिए उनको बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और आए। धन्यवाद। हो गया आपके 3 9, आपको बोला बोले 9। माननीय, अब कोई उत्तर नहीं देना इनका। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 हो गए भाई। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, क्या आपने समय पे उन बच्चों का भुगतान नहीं किया जिसकी वजह से उन बच्चों को वहां भीख मांगनी पड़ी? हाँ या ना में आप जवाब दें। समय पे भुगतान किया है नहीं किया? हमने बच्चों को समय पे दिया है, जो भी पात्र हुए उनको समय पे दिया है, जो पात्रता रखते हैं उनको समय पे भुगतान किया है। 23-24 लाख आपको भुगतान। श्रीमती सुशीला, आपका हो गया? हाँ ना में उत्तर दे दिया। अध्यक्ष जी, इन्होंने तो इसमें कोई पॉलिसी भी नहीं बनाया, आपने तो कोई परसेंटेज का बेस भी नहीं बनाया। हमने इसमें 10 आंशिक संशोधन करके इस योजना को अच्छी बनाई है। अगला प्रश्न है श्रीमती सुशीला रामेश्वर रूडी। मुझे प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न संख्या 3622, युवा मामले व खेल। माननीय मंत्री महोदय, मेरे को प्रश्न का उत्तर मिल गया है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ। तो प्रश्न उत्तर सुन रहे नहीं आया तो सुना दो उत्तर। आ गया, सुनता है। मेरे द्वारा परिवर्तित बजट 2025 व 24 व बजट 25-26 से पूर्व यथा समय खेल स्टेडियम नौका के जीर्णोद्धार हेतु बजट के लिए प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री महोदय को भिजवा दिए थे, परंतु खेल स्टेडियम नौका के लिए राज्य सरकार ने कोई बजट क्यों नहीं दिया? मेरे द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रश्न पूछे तो अच्छा रहेगा। खेल स्टेडियम के विकास हेतु पत्र लिखे गए, फिर भी खेल स्टेडियम नौका के विकास का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन क्यों नहीं है? माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न पूछो तो मैं उत्तर दिलाऊं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य
सुशीला रामेश्वर डूडी जी को ये कहना चाहता हूँ, प्रस्ताव कई विधानसभाओं से आते हैं, विधायकों से आते हैं। बजट आवंटित करते समय ये देखा जाता है कि उस क्षेत्र के अंदर किस तरह की सुविधाएं हैं। ये जेठेराम डूडी स्टेडियम जो है, ये इसके ऊपर तकरीबन 1 करोड़ रुपए 2018-19 में ही लगाया गया था, और साथ ही नोखा मुख्यालय पर ही बाबू छोटूनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 400 मीटर का एक एथलेटिक ट्रैक भी है और एक इंडोर स्टेडियम भी है। ये सुविधाएं देखते हुए संभव है, क्योंकि मेरा विभाग नहीं एफडी करता है, संभव है इस कारण से बजट में वहाँ पे और अलॉट नहीं हुआ होगा। और पूछना है कुछ? चलिए अगला प्रश्न है श्री अजय सिंह। माननीय मंत्री। मेरा माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास में मंत्री महोदय का उत्तर आ गया है। मेरा एक तो मंत्री महोदय से ये कहना है कि सांजू तहसील मुख्यालय है, इस पर आप विचार करें। वहाँ कोई भी जेजेएम का कोई भी और पीएचईडी का कोई भी अधिकारी वहाँ नहीं बैठता है। और आपने जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम, देख रेख का काम एल&टी कंपनी को दे रखा है, उनका कार्य बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। फर्जी बिल उन्होंने उठा रखे हैं, इसकी मैं पहले भी बार बार आपको मैं कह चुका हूं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप एल&टी कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं, और एक आप ऐसी मीटिंग भी रखें जिसमें जनप्रतिनिधि और एल&टी के अधिकारी बैठ जाएं। मेरे वहां पर पानी होते हुए भी पिछले 4-5 सालों में कांग्रेस सरकार के समय ना तो कोई मीटिंग हुई, ना इस ओर ध्यान दिया गया। अभी हरसौर गांव में भी इसको लेकर के अभी एक धरना हुआ है 10 तारीख को, तो पानी होते हुए हमें नहीं मिल रहा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी उन्होंने फर्जी बिल अगर लगाए हैं, और किस गांव के जो भी अलग अलग गांव है, किस कमेटी को उन्होंने चार्ज हैंडओवर किया है, वो कह रहे हैं बार बार कि हमने कर दिया, किसको दिया है। और इसके लिए मेरा एक आपसे यह भी आग्रह रहेगा भविष्य में कि गांवों के अंदर पानी के लिए कम से कम अलग से बजट पंचायत विभाग के माध्यम से जाना चाहिए, ताकि वो उसको मेंटेनेंस उसका अच्छी तरह होए। और एक जल मित्र, प्रश्न पूछो। एक जल मित्र जो है उसको भी आपने कुछ नहीं किया। अब लगाइए जल मित्र, ताकि एक बार गांवों के अंदर भी सब में अच्छी तरह से मेंटेनेंस हो जाए। नई कमेटी बनाएं आप इसके लिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सांजू में कनिष्ठ अभियंता के पद हेतु पेयजल व्यवस्था एवं कार्य का आकलन करवाकर दोबारा वापस आकलन करा लेंगे, आवश्यकता अनुसार विचार किया जाएगा। दूसरा, माननीय सदस्य ने वास्तव में ये पहले जितनी भी कंपनियां काम करके जब मेंटेनेंस के वास्ते में फर्जी बिल बिठा रही थी, काफ़ी तकलीफ है। अभी मुकेश जी बाकर जी ने भी बताया, वास्तव में पूरी नागौर में तो विशेष बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इनके लिए हमने शिकंजा कसा है। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठा के मेरे जितने भी एडीसी चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट वालों को, इनको और माननीय सदस्य जिनकी मांग है साथ में बैठा दूंगा, कंपनी के मैनेजर को बैठा दूंगा, उनको डायरेक्शन दे दूंगा कि हमारे जनप्रतिनिधि विधायक ही नहीं, नीचे के कोई भी कहे तो ये अगर इनका कहना नहीं मानेंगे तो आपको पेनल्टी भी लगाएंगे और आपको डिबार भी करेंगे। 100% जनता के कहने के अनुसार काम करना पड़ेगा। समिति को डायरेक्शन दे देंगे। माननीय सदस्य पूछना दूसरा। माननीय सदस्य ने एक और बताया कि जल मित्र वाला, ये पंचायत राज के द्वारा उनका अभी लोगों से फॉर्म लिए गए हैं, इसके बैठ के अब नीति बनाएंगे, किस तरह से उनका पेमेंट कहाँ से देंगे, क्या करेंगे। ऑपरेशन मेंटेनेंस की हम दोबारा इसकी नीति बना रहे, बहुत जल्दी माननीय सदस्य को बता देंगे किस तरह से उनका चयन करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, एक बार कोई भी वरिष्ठ एक टीम बना करके अधिकारी से एल&टी के पूरे कार्यकलापों का, पूरा नागौर जिले में जहां जहां भी उन्होंने काम किया उसकी जांच करवाया समय सीमा। पूरे नागौर में नहीं, पूरे राजस्थान में जहां जहां भी पहले काम कंप्लीट हो गए, ऑपरेशन मेंटेनेंस टाइम पे नहीं कर पाए, तो सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठा के डायरेक्शन दे देंगे। जैसे हो गया नहीं, सभी ये घोटाले पहले हो चुके हैं, इनके ऊपर काफी कंट्रोल किए हैं। खेतों में सिंचाई हो रही थी जिनकी हमें अवैध कनेक्शन काट के मुकदमे दर्ज करा रहे, पहले करते थे, दिक्कत ही नहीं आती। हर एक पूछेगा। अगला प्रश्न है श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 401। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड के प्रदेश में विलुप्त नदियों को संरक्षित किए जाने अंतर्गत करौली जिले की भद्रावती नदी का पुनर्द्वार किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा रूपारेल, साबी व जाजोरी नदी को पुनर्जीवित किए जाने हेतु डीपीआर का कार्य बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत करवाए जाने हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना अंतर्गत जोधपुर जिले की जोजरी नदी में प्रवाहित हो रहे प्रदूषित सीवरेज पानी के ट्रीटमेंट हेतु 4 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनका कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं
नगर निगम जोधपुर द्वारा किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत नदियों की साफ सफाई हेतु डिसल्टिंग ड्रेजिंग के कार्य सक्षम स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधन उपलब्धता के अनुसार कराए जाने प्रस्तावित है। खंड ख, नदियों को पुनर्जीवित करने अंतर्गत रिजू टू वैली कैचमेंट क्षेत्र उपचारित पद्धति आधारित विनिकरणीय कार्य, जल संरक्षण कार्य, मदरा संरक्षण कार्य, नाला उपचार कार्य, प्रदूषण को रोकने संबंधी कार्य एवं सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक संगठन व सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियों को सम्मिलित कर डीपीआर तैयार की जाकर स्वीकृति उपरांत संसाधन उपलब्ध अनुसार कार्य करवाए जाने हैं। नदियों में अतिक्रमण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुमोटो सिविल रिट पिटीशन संख्या 11153/2011 में पारित आदेश की पालना में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। खनन विभाग के अनुसार अवैध खनन करते पाए जाने पर राजस्थान प्रधान खनिज की रियायत नियमावली 2017 के अंतर्गत 54 एवं MDR एक्ट 1957 की धारा 4 व 21 के तहत शासित में प्रावधान अमल में लिए जाते हैं तथा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु SIT का गठन किया गया है। खंड ग, वर्तमान में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत उदयपुर संभाग की बनास, गोमती, वेटन, गंभीरी, आड़, सोम व झाखम आदि नदियों के संरक्षण हेतु बिंदु संख्या 2 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। बिंदु संख्या 1 में पंडित अनुसार उपाध्याय एवं जन संसाधन उपलब्ध अनुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। वो तो पढ़ेंगे। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि गोमती एवं बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए विभाग ने क्या कार्य किए हैं एवं क्या क्या योजनाएं प्रस्तावित है। माननीय मंत्री जी, जो पूछा है उससे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजसमंद से आने वाले वरिष्ठ विधायिका को बताना चाहता हूं कि जल संसाधन विभाग ने जल ग्रहण क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए गोमती नदी पर पर्वतखेड़ी तासोल में सब सरफेस एरिया का निर्माण करवाया है एवं विभाग के अतिरिक्त जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग में गोमती एवं बनास नदी में के जल ग्रहण क्षेत्र के विकास एवं संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना MJS 2.0 प्रथम चरण में कुंभलगढ़ पंचायत समिति के चिन्हीकरण गाँवों में के 7,764 हेक्टेयर क्षेत्रफल, राजसमंद पंचायत समिति के चिन्हित गाँवों के 6,799 हेक्टेयर क्षेत्रफल, खमनौर पंचायत समिति के चिन्हित गांवों के 7,397 हेक्टेयर में भू जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा गोमती व बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तृतीय चरण में खमनौर पंचायत समिति के चिन्हीकरण गांवों के 5,318 हेक्टेयर क्षेत्रफल, राजसमंद पंचायत समिति के चिन्हीकरण गांवों के 5,439 हेक्टेयर भू जल संरक्षण के कार्य किए जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहूंगी कि राजसमंद झील के अंदर जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए देवास एवं माई घाटी से जल परावर्तन के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार राजसमंद में नंदसमंद बांधों को जाकम बांध के अधिशेष जल से भरने का विचार रखती है, अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत घोषणा के क्रियान्वयन हेतु हमने जाखम बांध के अधिशेष जल को राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले के बांधों जैसे मेजा, मारुतिकुंड, भोपाल सागर, राजसमंद, नंदसमंद आदि बांधों में प्रयुक्त किए जाने हेतु डीपीआर तैयार करने हेतु कार्य आदेश राशि 12.50 करोड़ के दिनांक 10/2/2025 को जारी कर दिए गए हैं। डीपीआर प्राप्ति के उपरांत परीक्षण कर उपाध्याय एवं संसाधन उपलब्धता के अनुसार कार्रवाई की जाना प्रस्तावित है। देवास से राजसमंद जल में जल उपलब्धता बढ़ाने हेतु कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, परंतु देवास का पानी पेयजल हेतु उदयपुर जिले में प्रयुक्त किए जाने हेतु देवास द्वितीय तृतीय निर्माण के कार्य जारी किए गए हैं। धन्यवाद मंत्री महोदय। हो गया। अरे शांत रहो भाई। मैं तो माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उनके दोनों सप्लीमेंट्री और तीनों जो क्वेश्चन किए हैं, एक का भी जवाब नहीं आया, फिर भी उन्होंने धन्यवाद दे दिया। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपने खंड 1 में पूछा कि क्या योजनाएं
या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? आपने कुछ नहीं बताया, आपने बजट घोषणा का नाम ले दिया। आप कम से कम बजट घोषणा लगाते साथ कि कौन कौन सी बजट घोषणाएं, क्या क्या काम होंगे। जब उन्होंने स्पेसिफिक पूछा है, फिर इन्होंने दूसरे में पूछा है कि इनके अतिक्रमण पे आप क्या काम कर रहे हैं, तो आपने नियम बता दिया कि ये हाई कोर्ट के आदेश इसके तहत हम अतिक्रमण पे काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट होगा तो तीसरा इन्होंने पूछा कि उदयपुर संभाग की नदियों के लिए, तो आपने कह दिया बिंदु संख्या 2 में और बिंदु संख्या 1 में समाहित है। तो 1 और 2 तो दोनों ही खाली है, कोई है ही नहीं। कुछ कहेंगे? हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जो नेता प्रतिपक्ष जो अपनी बात कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। प्रश्न जैसा था वैसा ही उत्तर दे दिया गया है। अगला प्रश्न है श्रीमती कांति प्रसाद। श्री कांति प्रसाद, कांति प्रसाद, कांति प्रसाद। अगला प्रश्न है डॉक्टर दयाराम। प्रश्न संख्या 403। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका घोषित किए जाने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर उनके द्वारा भारतीय संविधान के अनुसूची 5 के भाग 2 के पैरा 5(1) के प्रावधानों के तहत इस संबंध में सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। खंड 2। विगत 5 वर्षों में जनजातीय क्षेत्र में निम्नलिखित नगरपालिकाएं खोली गई हैं: ऋषभदेव, घाटोल, दरियावत, दलोट, सीमलवाड़ा, सेमारी, सराड़ा चावंड, खेरवाड़ा एवं झाड़ोल। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन नगरपालिकाओं के विरुद्ध हाई कोर्ट में पिटीशन विचाराधीन है और हाई कोर्ट ने उनके कार्यों पर 1 साल से स्टे लगा दिया, वो किसी तरह का काम नहीं कर सकती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर नगर पालिकाओं का भविष्य क्या है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को और माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के में किसी स्थानीय क्षेत्र को पालिका घोषित किए जाने हेतु किए गए प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर से नगरपालिकाओं के गठन के लिए निर्धारित मानदंडों के में प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत उस क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका घोषित किए जाने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर उनके द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के भाग 2 के पैरा 5(1) के प्रावधानों के तहत इस संबंध में सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि 4 नगरपालिकाओं को छोड़कर बाकी जो नगरपालिकाओं का गठन किया गया उसमें राज्यपाल महोदय की सहमति नहीं ली गई। इन्हीं प्रावधानों के तहत भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19 मई 2018 के द्वारा राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले के साथ साथ उदयपुर, राजसमंद एवं सिरोही जिले के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनः परिनिश्चित किया गया है। उदयपुर जिले में सेमारी, सराड़ा चावंड, खेरवाड़ा, झाड़ोल एवं ऋषभदेव को नगरपालिका बनाया गया। डूंगरपुर जिले में सीमलवाड़ा को नगरपालिका बनाया गया। बांसवाड़ा जिले में घाटोल को नगरपालिका बनाया गया। प्रतापगढ़ जिले में दरियावत एवं दलोट को नगरपालिका बनाया गया। अब इन नवीन निकायों के गठन को माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं द्वारा चुनौती दिए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा सेमारी, घाटोल, सराड़ा चावंड, सीमलवाड़ा, ऋषभदेव, दलोट और खेरवाड़ा के नगरपालिका गठन की अधिसूचना को स्थगित किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन निर्णय की अनुपालना के क्रम में उक्त नगरपालिकाओं के गठन की अधिसूचना को प्रत्याहरित किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है
और प्रत्यारित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रत्यारित किए जाने के बाद वो वापस ग्राम पंचायत में परिवर्तित हो जाएंगी। माननीय सदस्य कुछ पूछना है? अगला प्रश्न श्री पूछना है? श्री केला हो गया, 3 हो गए, तीसरा है। क्या दोबारा सरकार इनको नगरपालिका बनाना चाहती है या नहीं? क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने पे स्थगनादेश किया हुआ है और स्थगनादेश की वजह से वहाँ कोई काम नहीं हो रहा था, इसलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की निर्णय स्थगनादेश के निर्णय की अनुपालना में नगरपालिका बनाने की जो अधिसूचना जारी की गई थी उसे प्रत्यारित किया जा रहा है और वो वापस ग्राम पंचायत बनेंगी। अगर भविष्य में दोबारा वहाँ की आम जनता द्वारा या जनप्रतिनिधि